ये ठीक आ रहा है, क्लियर आ रहा है, फोकस कर दिया मैंने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा रेडिएशन प्रेशर। क्या पढ़ा था? यानी ऐसा प्रेशर जो कौन देता है, कौन लगाता है? जो रेडिएशन, कौन लगाता है? यानी रेडिएशन क्या फोर्स लगा रही है, और उसी फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। क्या बोलते हैं? क्या क्लियर है? अच्छा, कल हमने पढ़ा था नॉर्मल इंसिडेंस के केस में। किसमें? जब लाइट रेस कैसी आ रही थी, एक बार हमने ए को 1 लिया, क्या लिया? अगर मतलब पूरी एब्जॉर्ब हो गई तो रिफ्लेक्ट कितनी हुई? 0। कितनी हुई? पहला केस। फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी उसमें? आई ए बाई सी। कितनी आई? और प्रेशर की वैल्यू आई आई बाई सी। कितनी आई? बहुत खूबसूरत। दूसरी बार हमने क्या किया कि सारी की सारी क्या हो गई? रिफ्लेक्ट। क्या हो गई? तो एब्जॉर्ब कितनी हुई? 0। कितनी हुई? उसमें जो वैल्यू क्या 2 गुना आई फोर्स की, वो कितनी आई? 2 आई ए बाई सी। कितनी आई? तो प्रेशर कितना आया? 2 आई बाई सी। कितना आया? फिर हमने क्या किया? थोड़ी सी अब्जॉर्ब हुई, थोड़ी सी क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई। इसमें कोई शक की बात है? आज हमने वही चीज पढ़नी है, बट आज हमने ऑब्लिक इंसिडेंस पे पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? मतलब अब रे सीधी, अब रेस तिरछी आएंगी। कैसी आएंगी? किसी एंगल पे आएंगी, किसी। आज बात करते हैं, वही पढ़ना है, ध्यान से देखेंगे। मान लो रेस ऐसी आ रही है, ध्यान से देखना। मान लो रेस ऐसी आई, आ सकती है रेस ऐसी, आ सकती है, किसी एंगल पे आई, किसी एंगल पे। तो रटना बिल्कुल नहीं है। मैं ये वाला एंगल थीटा ले रहा हूँ, वो ये वाला एंगल भी थीटा ले सकते हैं, क्योंकि अरे हाँ ना तो बोल, तो रटना बिल्कुल भी। अच्छा, मान लो ये एरिया ए है, ये एरिया, और मैंने आपको सिखाया है हम एरिया कौन सा लेते हैं? क्या जो लाइट के इंटेंसिटी से क्या हो? परपेंडिकुलर हो। क्या हो? तो क्या परपेंडिकुलर एरिया ये वाला हो जाएगा? देखो ध्यान से, तो क्या ये वाला हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अगर ये है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो क्या ये फिर थीटा है? तो ये क्या है? ये क्या है? ये है ए कॉस थीटा। ये क्या है बेटा? तो ध्यान से देख, इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे, हाँ ना बोलेंगे बिल्कुल। इसमें नंबर ऑफ जो फोटॉन्स लिखेंगे वो लिखेंगे क्या? आई ए टी बटे एच सी बाय लैम्डा, साथ में ए की जगह क्या आएगा? ए कॉस थीटा। तुम्हें आया या नहीं आया? क्या फील आया? इसमें कोई शक की बात है? अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स 1 सेकंड के लिए लिखूं तो क्या हो जाएगा? आई ए कॉस थीटा इंटू लैम्डा एच सी। तुझे आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया? बिल्कुल सिंपल। क्या क्लियर होगी बात? क्या क्लियर हुई बात या नहीं हुई क्लियर? उसमें क्या आ रहा था? आई ए एच सी बाय लैम्डा। इसमें क्या है? आई ए कॉस थीटा, यानी ए का कौन सा कंपोनेंट? इंसिडेंट लाइट के जो क्या है? परपेंडिकुलर। जो क्या है? अब इसी में 3 केस। इसी में पहला केस देखो, यही पे मान लो पहले केस में उसने बोला केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या हुआ? लाइट रे आई और सारी की सारी क्या होगी? एब्जॉर्ब। सारी की सारी, यानी ए की वैल्यू 1 पर आर की वैल्यू, ये है पहला केस। ये है, इसमें कोई शक की बात? अच्छा सर, बहुत खूब। तो पहला केस में ध्यान से देखें, पहले निकालेंगे फोर्स। क्या निकालेंगे? सबको पता है फोर्स क्या होती है? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। 1 सेकंड की बात करें तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा पी फॉर 1 सेकंड। अरे हाँ ना तो बोलो, कोई शक की बात है? पर ये फोर्स किसके लिए है? किसके लिए? एक फोटोन के लिए। और नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने? 1। कितने? और हमारे पास तो n है, हमारे पास तो क्या लिखेंगे? n फोटॉन्स के लिए कितना हो जाएगा? क्या n इंटू डेल्टा पी एस? कोई शक की बात नहीं है। पर क्या n की वैल्यू जानते हैं? तो ध्यान से देख, एफ एन की जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे आई ए कॉस थीटा लैम्डा बटे, कोई शक की बात? और बेसिक बात क्या है? हमको क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। क्या निकालना है? तो ध्यान से देख, आपके वक्त जो मोमेंटम की वैल्यू है पी इनिशियल, वो है, हमने पढ़ा था क्या? एच बाय लैम्डा। पढ़ रही है डी ब्रॉय वेवलेंथ। और डायरेक्शन क्या है इसकी? ऐसे, नीचे नहीं, ऐसे टेढ़ी इस बार है डायरेक्शन। क्या यहाँ पे सारी एब्जॉर्ब हो गई है, रिफ्लेक्ट भी हुई? तो क्या पी फाइनल कितना आएगा? 0। कितना आएगा? तो 20 में से 20 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो ध्यान से देखोगे जो डेल्टा पी की वैल्यू है वो कितनी है? एच बाय लैम्डा। एच बाय, और डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? और डायरेक्शन से हमको कोई लेना देना, हमको पता है वो ऐसी हो जाएगी। कुछ कट रहा है क्या? एच से लैम्डा से लैम्डा, क्लियर है बात? तो फोर्स की वैल्यू कितनी है? आई ए कॉस थीटा बाय, इसमें कोई शक की बात? क्या याद रखोगे? सिंपल। क्या प्रेशर निकाल सकते हो? प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर कितना आ जाएगा? आई कॉस थीटा बटे, और गलत हो गया, गलत हो गया। सुनो कैसे? क्या फोर्स ठीक है? हाँ फोर्स ठीक है, फोर्स में कोई दिक्कत? सुनो, जब प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। क्या ये फोर्स परपेंडिकुलर निकाली हमने या तिरछी है? ये दिक्कत है, गलती समझ आई? ये फोर्स क्या, मोमेंटम ऐसे है तो फोर्स भी ऐसे ही हो गया ना यार। फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो मोमेंटम की होती है, तो गलत है ना ये। पर हमको क्या चाहिए?
परपेंडिकुलर फोर्स। कैसी? तो एक काम करते हैं, फोर्स का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट निकालते हैं। सुन ध्यान से, क्या फोर्स ऐसे आ रही है, ये एंगल थीटा, ये एंगल ऐसे ही है ना यार, पता भी चल रहा है नहीं? ऐसे देख लो, ये आई फोर्स, फोर्स ऐसे लगी, किस एंगल पे लग रही? थीटा एंगल पे। किस एंगल पे? कोई शक की बात है? तो ध्यान से देख, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे करके। तो फील कर, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी, तो क्या फोर्स ऐसे लग रही है? तो फोर्स का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ कॉस, और ये कंपोनेंट, तो बेटा सरफेस तो ऐसी है ना, तो सरफेस से परपेंडिकुलर एफ कॉस थीटा या एफ साइन थीटा? एफ कॉस थीटा। कौन सा? तो यानी हम क्या लिखेंगे? एफ कॉस थीटा बटे ए। अरे हाँ ना तो बोल। और एफ की वैल्यू क्या यहां से लिखेंगे? तो ये आ जाएगा आई ए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बटे सी इंटू ए। ए से ए कट गया, तो जो पावर की वैल्यू आई वो आई आई कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी। तुम्हें आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया? क्या गलती पकड़ो ही नहीं पकड़ो? फोर्स का कंपोनेंट कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर वाला। सरफेस से कौन सा वाला? क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स कौन सी लेनी होती है? जो परपेंडिकुलर है सरफेस से। जो सरफेस से क्या है बेटा? एरिया से परपेंडिकुलर। क्या ये बात समझ आई? पक्का? हाँ ना तो बोलो। अब दूसरे में क्या लेंगे कि एब्जॉर्ब कुछ भी, सब क्या हो जाएगा? सब क्या हो जाएगा? यानी उसके लिए ए की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू कितनी, क्या निकाल सकते हैं हम? क्या क्लियर है बात? क्या मिटा दूं उसको? ये सेकंड आई, और क्या चलेगा ऐसे ही? मान लो ये यहां से, ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड वाली, और वो कौन सी? इंसिडेंट वाली। कौन सी? यानी एब्जॉर्प्शन कितनी है? 0। आर कितना है? 1। आर कितना? अच्छा, मान लो ये एंगल थीटा, तो क्या ये वाला एंगल भी? इसमें कोई शक की बात है? ध्यान से देख, अगर एन की बात करूं, एन तो सब जानते हैं क्या, एन की वैल्यू क्या है? आई ए, टी की वैल्यू 1, टी की वैल्यू क्या? कॉस थीटा डिवाइड बाय एच सी बाय लैम्डा। सब जानते हैं इस बात को। हम क्या निकालेंगे? फोर्स। क्या निकालेंगे? अगर एन की बात करें तो फोर्स एन के लिए कितना हो जाएगा? क्या एन रिफ्लेक्टेड इनटू डेल्टा पी, ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर ध्यान से देखो, एन तो है, एन तो डेल्टा पी की कहानी। किसकी कहानी? किसकी कहानी? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए ध्यान सुनना, आई ए कॉस थीटा इंटू एच सी बाय लेमडा इंटू डेल्टा पी। अब कहानी है डेल्टा पी की। किसकी कहानी? सुनना ध्यान से, बहुत खूबसूरत कहानी है। यहां से आया तो इधर मोमेंटम क्या है इसका? जो पी इनिशियल मोमेंटम है वो है एच बाय लेमडा। क्या इस डायरेक्शन में है? ये है फाइनल। इस बार मोमेंटम फाइनल भी है, इस बार मोमेंटम, तो पी फाइनल है वो भी कितना है? एच बाय लेमडा। पर वो क्या इस डायरेक्शन में है? एक काम करो, इसका पहले ही कंपोनेंट कर दो, इसके पहले ही कंपोनेंट कर दो। पर एक बात याद रखना, अगर इसके ही पहले कंपोनेंट कर दिए तो लास्ट में प्रेशर के वक्त फोर्स के कंपोनेंट, क्योंकि आप पहले ही कंपोनेंट किसके कर रहे हो? मोमेंटम के। किसके? अब सुनो, क्या हमारा सरफेस एरिया ऐसा है, तो हमको कंपोनेंट कौन सा चाहिए? परपेंडिकुलर वाला। कौन सा वाला? तो इसके दोनों दोनों के दो दो कंपोनेंट करो, फील करो। क्या इसको मैं यहां देख सकता हूँ? ध्यान से देखो, ये थीटा, ये, तो ध्यान से देखा, ये पी, तो ये क्या? पी कॉस थीटा, और ये कितना? पी साइन थीटा। इसके लिए भी ध्यान से देखो, ये पी, तो ये कितना होगा? पी कॉस, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? पी साइन। क्या पी साइन थीटा काम का? पी कॉस थीटा काम का? पी कॉस थीटा। पर काटना क्यों? क्योंकि ये है पी इनिशियल, ये कितना है, और ये क्या है? पी। तो ध्यान से देख, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा पी। पी फाइनल की वैल्यू कितनी है? पी कॉस थीटा। कितनी वैल्यू है? पी कॉस थीटा माइनस पी इनिशियल की वैल्यू कितनी है? पी कॉस थीटा। पर फील करो, एक को माइनस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या अलग अलग है। तो इसको माइनस ले लो या फिर इसको माइनस ले लो, कोई दिक्कत? मान ले मैं नीचे को माइनस मानता हूं, तो माइनस माइनस ये क्या प्लस हो गया? तो ध्यान से देख, वैल्यू कितनी है? 2p cos थीटा। कितनी आ गई? तुम्हें आया या नहीं आया? ये बात समझ आई या प्राण निकल गई? और p की वैल्यू कितनी है? h बाय लैम्डा। कितनी है? तो ध्यान से देख, f इज इक्वल टू आई ए कॉस थीटा लैम्डा h बाय c इंटू, यहां क्या लिखेंगे? 2p cos थीटा। क्या लिखेंगे? 2p cos थीटा। p की जगह लैम्डा बाय, हाँ तो लिखेंगे ना। पर ये बात समझ आई? तो ध्यान से देख, 2p की जगह क्या लिखेंगे? h बाय लैम्डा, और साथ में क्या लिखेंगे? cos। क्या h बाय लैम्डा
और एच बाय लैम्डा कट गया। ध्यान से देखिए फोर्स की वैल्यू कितनी आई, आई ए, तुम्हें आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, अरे क्या क्लियर है बात, फील किया। एक काम करते हैं थोड़ी और अच्छे से समझा, तो पिछला फॉर्मूला क्या आया था, क्या आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी, ये आया था नहीं आया था, और जो पी की जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी, और ये स्क्वायर नहीं आया था, हाँ स्क्वायर नहीं था, ये था आई कॉस थीटा बाय, ऐसे ही आया था, और यहाँ पे आया था स्क्वायर, क्या आया था यहाँ पे, यही फर्क था, क्योंकि हमने कॉम्पोनेंट बाद में किया था, उसका कॉम्पोनेंट केस में पहले कर चुके हैं, तो डिवाइड बाय एरिया करना है, तो यानी जो प्रेशर का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, 2i cos स्क्वायर थीटा बाय सी, तुम्हें आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, क्या दो गुना आई। अब सुन ध्यान से, जब हम नॉर्मल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, तो थीटा की वैल्यू क्या 0 डिग्री थी, 0 डिग्री थी नहीं थी, यहाँ पे 0 पुट कर, cos 0 क्या 1 होता है, ध्यान से देख 2ia बाय सी, क्या वही आ रहा जो कल पढ़ा था, यहाँ पे देख 0 पुट कर, तो क्या ia बाय सी, क्या वही आ रहा जो कल पढ़ा था, मतलब जो पढ़ा बिल्कुल सत्य पढ़ा है, क्या क्लियर हो गई बात, पक्का। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ ये वाला केस पढ़ाता और वो उसको स्पेशल केस ट्रेड करता, तब भी क्या तुम निकाल सकते थे, क्या दो केस कर लिए, कोई दिक्कत तो नहीं आई, लास्ट केस रह गया जिसमें थोड़ा सा आर होगा, थोड़ा सा ए, थोड़ा सा ए, अगर आर को आर मानेंगे तो ए को क्या मानेंगे, 1 माइनस आर, क्योंकि ए प्लस आर किसके बराबर होता है, क्या कर ले वो भी केस, यस सर, यानी लाइट रे इस बार आई तो कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ यानी ए डज नॉट इक्वल टू 0, आर डज नॉट इक्वल टू, कोई शक की बात है, यानी ए की भी कुछ वैल्यू और आर की भी, पर अब नंबर ऑफ फोटॉन चेंज हो गए, क्योंकि फील कर पहले मान ले 100 आ रहे थे तो 100 के 100 अब्जॉर्ब हो रहे थे, 100 आ रहे थे तो 100 के 100 क्या हो रहे थे, और मान ले 20 अब्जॉर्ब और 80 रिफ्लेक्ट, हो सकता है नहीं हो सकता, तो यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड वाले अलग निकालेंगे और अब्जॉर्ब वाले कैसे निकालेंगे, सुन मान लो आर की वैल्यू आर है तो ए की वैल्यू क्या 1 माइनस आर है, इसमें कोई शक की बात है, ध्यान से क्या लिखेंगे, आई ए कॉस थीटा डिवाइड बाय एच सी बाय लैम्डा इनटू आर, तुम्हें आया ही नहीं, और इधर क्या लिखेंगे, आई ए, बोल बोल, इसमें कोई शक की बात है, क्या दोनों की फोर्स भी अलग अलग निकालनी पड़ेगी, एक काम करते हैं यहाँ से, तो ध्यान से देख एफ एन एब्जॉर्ब वाली या रिफ्लेक्ट वाली कैसे लिखेंगे, एन आर इंटू, क्या एन आर निकाल चुके हैं हम, तो पुट करेंगे वैल्यू, यानी एफ एन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देख यहाँ से बोल, आई ए कॉस थीटा एच सी बाय लैम्डा इंटू आर इंटू, और इंटू डेल्टा पी इंटू, पर डेल्टा पी कौन सा, रिफ्लेक्टेड वाला, कौन सा, ध्यान से देख जब एब्जॉर्ब हो रहा था तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी थी, एच सी बाय सॉरी एच बाय लैम्डा, ये वैल्यू थी नहीं थी, नहीं थी ना पहले, हाँ वेरी गुड, पर जब क्या हुआ रिफ्लेक्ट हुआ तो अभी पड़ा डेल्टा पी की क्या वैल्यू निकली थी, 2h बाय लैम्डा इनटू cos थीटा, तो याद है नहीं, अभी तो निकाली थी, अरे हाँ ना तो बोल, तो इसमें कौन सी यूज करेंगे, आर वाली ए वाली, तो ध्यान से बोल क्या लिखेंगे, 2h बड़े लैम्डा इनटू cos थीटा, ध्यान से देख क्या कट रहा है, लैम्डा से h से, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 2ia cos स्क्वायर थीटा बटे, तो यही आई, आर भी है ना साथ में, ये है ना यार, तो ठीक है ना, यही तो आएगा, अरे क्या क्लियर है बात, अच्छा ये आ गया, क्या इसमें हम कंपोनेंट पहले ही कर चुके हैं, तो प्रेशर निकालने में कोई कंपोनेंट है, तो ध्यान से देख प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, क्या क्लियर है बात, पक्का, ध्यान से देख वो वाला निकालते, इसमें क्या लिखेंगे, एफ एन ए इज इक्वल टू क्या, एन ए डेल्टा पी, तो ध्यान से देख एन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई ए कॉस थीटा बटे एच सी बाय लैम्डा, साथ में 1 माइनस आर इज इक्वल टू, और साथ में डेल्टा पी, उसके लिए डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, एच बाय लैम्डा, क्या वैल्यू, तो एच से एच लैम्डा से, तो जो एफ की वैल्यू आई वो कितनी आई बोल, आई ए बाय सी कॉस थीटा क्या 1 माइनस आर, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स बटे, बट इसमें क्या कंपोनेंट बाद में करते थे, ये पहला वाला केस कंपोनेंट क्या करते थे, एफ का कॉस वाला आता था साइन वाला, तभी मैं बता रहा हूँ रटना नहीं है, क्योंकि फील करोगे थीटा ये लो तो कॉस ये आएगा, फिर पर थीटा चेंज कर दूं तो कॉस चेंज हो जाएगा, तो आपको थीटा लेके चलना है, कैसे क्या लेके चलना है, अरे हमको पता है कौन सा आता है, एफ कॉस थीटा बटे ए, तो यानी इससे कॉस थीटा कर दो, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
प्रेशर की वैल्यू निकाल दे सीधे। यहां से देख ये कितना आया, एफ की वैल्यू क्या, आई ए बाय सी कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस आर बटे ये आएगा ना, ए से ए तो प्रेशर की वैल्यू आई आई बाय सी कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, बिल्कुल सब जो पढ़ा बिल्कुल सही। अरे क्या क्लियर है बात, समझ आया। अच्छा सुन, उन्होंने बोला नेट फोर्स बता, क्या बता, तो नेट फोर्स बताएगा क्या, ए की फोर्स ये आ गई और एक फोर्स क्या एफ कॉस थीटा से निकाल सकता है, तो यहाँ पे पुट करके वो भी आ जाएगी। क्या क्लियर है, तीनों समझ आए सवाल या नहीं समझ आए, पक्का गारंटी, हाँ ना तो बोल। इसके बाद पढ़ लेते हैं मैटर वेव्स, क्या पढ़ लेते हैं, मैटर वेव्स पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपका बच जाएगा डेविसर जर्मर, क्या बच जाएगा, और फिर स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालेंगे मैटर वेव्स, क्या डालेंगे, मैटर वेव्स। पढ़ ले, कल पढ़े, पढ़ ले, कल पढ़े, कल पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा सा भी नहीं पढ़े, 6 तो बजते ही हैं, 6:30 बजे, 6 बजे अभी पढ़ लेते हैं ना यार। चलो कल मैटर वेव्स पढ़ लेंगे और डेविसर जर्मर पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, पढ़ा था, अरे छोड़ा नहीं था क्या 15 मिनट लेक्चर बना के, लास्ट मिनट हमने पढ़ा था ऑब्लिक इंसिडेंट, क्या पढ़ा था, ऑब्लिक इंसिडेंट, याद है किसी को, याद है ना, ए की वैल्यू 1 ली थी तब आर की वैल्यू 0 थी, आर की वैल्यू 1 दी थी तो ए की वैल्यू 0 थी। एक काम करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्लीज इसे बेइज्जती नहीं कराना मेरी। मान लो यहाँ पे एक पेंडुलम है, क्या है एक, और पेंडुलम का कुछ मास होता है नहीं होता, यहाँ पे एम मास, कितने मास, बहुत खूबसूरत। पीछे से आई लाइट, क्या आई पीछे से, जिसकी इंटेंसिटी आई, जिसकी इंटेंसिटी, अब हमने देखा भी था क्या ये इंटेंसिटी इसको क्या धक्का मारेगी नहीं मारेगी, मारेगी नहीं, और इसने धक्का मारा और ये यहां तक पहुंच गया, ये एंगल थीटा, तो क्या तुम्हें फील आया नहीं आया, क्या हुआ, इसने धक्का मारा ये यहां तक पहुंच गया, कोई शक की बात इसमें। उसने बोला फाइंड थीटा, फाइंड थीटा एंड टाइम पीरियड। ध्यान से देखना, कोई भारी भरकम सवाल नहीं है, बहुत आसान है, पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और उसने एक कंडीशन दे दी कि जितनी भी रेज आई हैं सारी एब्जॉर्ब हो गई हैं, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 1 और आर की वैल्यू कितनी है 0। क्या क्लियर है बात। उसने बताया ये थीटा निकालो, क्या निकालो, ध्यान सुनना बहुत आसान है, ऐसे लड्डू क्वेश्चन है। इंटेंसिटी आई, उसने धक्का मार दिया, बिल्कुल सही बात है। अगर तू फील कर ये क्या मास है तो नीचे क्या लग रहा होगा, क्या एमजी, नीचे क्या लग रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखो, अगर ए 1 है, अगर ए, तो फोर्स कितनी लगी होगी, क्या आई ए बाय सी, अरे याद है नहीं, अगर आर 1 होता तो कितनी फोर्स लगती, ट्वाइस आई ए बाई सी, लगा नहीं लगा। अच्छा ध्यान से देख, सुनना ध्यान से, ये एंगल थीटा, ये एंगल, अच्छा सर ये एंगल थीटा, तो क्या ये वाला भी थीटा, अरे है या नहीं है, तो ध्यान से देख टेन थीटा, टेन थीटा आपको पता है इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या आई ए सी बटे एम जी, क्या यहां से थीटा निकल गया, सिंपल आंसर। अरे क्या क्लियर है बात, टाइम पीरियड कितना होता है सिंपल पेंडुलम का, सबको पता है टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी इफेक्टिव, अरे होती है नहीं होती है, पर यहाँ पे जी अकेला नहीं है, क्या यहाँ पे ये फोर्स भी आ रही है, तो ध्यान से देख जी इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, सुन ध्यान से, नीचे क्या लग रहा है, ध्यान से देख जी नीचे क्या लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, इस साइड क्या लग रहा है, इस साइड जो एक्सेलरेशन लग रही है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, क्या होता है, फोर्स कितनी है आई ए सी अपॉन मास क्या एम, तो ध्यान से देख जी यहाँ ए यहाँ, इसका मतलब जी यहाँ लग रहा है, ए यहाँ लग रहा है, तो नेट का यहाँ लगेगा, और नेट का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, होता नहीं होता है, तो ध्यान से देखो जी इफेक्टिव की जो वैल्यू आई वो आई अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या है आई ए बाय सी एम का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, ये आ गया टाइम पीरियड। क्या क्लियर होगी बात, समझ आया नहीं आया, आसान सा, ऐसे कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्या क्लियर होगी बात, ये प्राण निकल गए तुम्हारे इस क्वेश्चन में, पक्का कर सकते हो। आज हमने पढ़ना मैटर वेव्स, क्या पढ़ना है हमने, मैटर वेव्स, क्या पढ़ना है हमने, मैटर वेव्स, क्या पढ़ना है, ठीक है। अभी तक हमने जो मेजर चंक पढ़ा वो बेसिकली था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, किससे, फोटो इलेक्ट्रिक। क्या हर्ट्ज ने दिया, प्रूफ किसने किया, आइंस्टाइन ने, किसने किया, क्या अवार्ड भी मिला उनको, बहुत जबरदस्त रहा, बहुत मजा आया बाबा। पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव को मानते हुए हुआ या पार्टिकल को मानते हुए हुआ, लाइट को क्या माना हमने, आवाज आनी चाहिए, मजा नहीं आ रहा, क्या माना लाइट को, लाइट को क्या माना, और नाम क्या दिया गया, फोटॉन्स, क्या दिया फोटॉन।
किया हमने, ये सब नहीं किया। आज पढ़ना है मैटर वेव्स। क्या पढ़ना है? सुनो ध्यान से, कहानी सुनो। डी ब्रायन ने क्या बोला? डी ब्रायन ने बोला यार डुअल नेचर। क्या बोला डी ब्रायन ने? और उनके कहानी का मतलब क्या है? डुअल नेचर सिर्फ रेडिएशन का नहीं है, डुअल नेचर मैटर का भी है। किसका भी है? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। क्या पढ़ रहे थे? देख, लाइट को वेव तो मानते ही है, लाइट को वेव तो, वेव ऑप्टिक्स तो पूरा वेव ही माना ना यार, पर पार्टिकल के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में माना, तो मजेदार बात है। और उसने बोला, डी ब्रॉय ने बोला भाई, डी ब्रॉय की जो हाइपोथेसिस, उसने बोला डुअल नेचर है। क्या है बेटा? और उसने बोला डुअल नेचर लाइट का, रेडिएशन का तो है ही है, साथ में डुअल नेचर किसका है? मैटर का भी है। किसका है बेटा? अच्छा सर, यानी हम लोग क्या मैटर है, रेडिएशन है? मानते हैं ना यार, हम डुअल नेचर मानते हैं नहीं, हम लोग मैटर है। हम लोग क्या है बेटा? पार्टिकल। हमारे भी दो नेचर है, हमारे भी, यानी हम भी वेव है, हम भी। पर क्या दिखते हैं? क्या वेव? पार्टिकल दिखते हैं, वेव दिखते हैं? हम पार्टिकल दिखते हैं। क्या देखते हैं? उन्होंने ऐसा बताया कि चाहे रेडिएशन है उसके भी दो नेचर है, चाहे मैटर है उसके भी, पर आपको दिखेगा वो जो डोमिनेट कर रहा है, जो सबकी बात। जैसे हमारा डोमिनेट कौन कर रहा होगा? पार्टिकल नेचर, तभी हम पार्टिकल दिख रहे हैं। अरे क्या वेव दिख रही है क्या? और उसने बोला अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से चलने लग जाऊं तो क्या पता वेव दिखे नहीं दिखे। बट बात क्या है? बात ये है, बात सिंपल सी ये है कि उन्होंने बोला जैसे रेडिएशन के दो नेचर देखे, कितने देखे? वेव भी देखा और पार्टिकल भी देखा, वैसे ही मैटर के भी दो, वैसे मैटर के भी। और ऐसा नहीं है उन्होंने बोल दिया और हमने मान लिया, पहले बहुत चर्चाएं हुएंगी। 10 साल के बाद एक्सपेरिमेंट हुआ, 10 साल के बाद उसमें हाँ प्रूफ हो गया कि हाँ जो पार्टिकल है वो वेव नेचर शो करता है, और उस पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन था। क्या था वो? पर क्या थोड़ी बहुत समझ आई? अच्छा सर, तेरे को याद कर, डी ब्रॉय ने जो मोमेंटम का फॉर्मूला दिया, या हम ऐसे बोल सकते हैं लैम्डा दिया, उन्होंने क्या ऐसे लिखा? h/p। याद है सबको? ये दिया नहीं दिया? पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? p इज इक्वल टू h/λ। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अरे आवाज आनी चाहिए, बोल रहे नहीं तुम लोग। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? पर दोनों के मतलब अलग अलग, दोनों का मतलब सुन ध्यान से। अगर मैं बात करूं वेव नेचर की, किसकी बात करूं? वेव नेचर की। किसकी बात करूं? तो वेव नेचर का हमको क्या गिवन होता है? लेमडा। क्या गिवन होता है? तो क्या उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? हाँ, यानी वेव नेचर का अगर लेमडा गिवन हो तो एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, मोमेंटम निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं पार्टिकल नेचर की, किसकी? तो पार्टिकल नेचर का क्या मोमेंटम गिवन होता है, तो उसकी क्या वेवलेंथ निकाल सकते हैं? क्या थोड़ा थोड़ा समझ आया? फॉर्मूला एक ही है, लिखने के अलग अलग स्टाइल, और अलग अलग स्टाइल से दो नेचर प्रूफ कर, दो नेचर बताता है। ये क्या बताता है बेटा? दो नेचर बताता है। क्या फील आया? यानी वेव का हमको क्या गिवन है? लैम्डा। क्या निकाला उसका? मोमेंटम। पार्टिकल नेचर का क्या गिवन है? मोमेंटम। क्या निकाला उसका? यानी हम अपनी लैम्डा निकाल सकते हैं? हाँ यार बिल्कुल निकाल सकते हैं। डी ब्रॉय ने जो बात कही, सुनना मैं बोलने जा रहा हूं वो बात। उन्होंने बोला एवरी पार्टिकल, मैं यहां पे लिख रहा हूं, हर पार्टिकल, एवरी पार्टिकल हैज अ wave associated with it and it has a wavelength of lambda is equal to h/p। ये स्टेटमेंट की। क्या तुम्हें चमका नहीं चमका? उसमें बोला जो भी पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है, यानी बेसिकली ऐसे बोलना चाहिए एवरी मूविंग पार्टिकल। क्या बोलना चाहिए? कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है तो उसके साथ वेव होती है। क्या होती है? उसका वेव फंक्शन होता है। क्या होता है? और वेव की जो वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी? h/p पे। किस पे? क्योंकि अगर कोई पार्टिकल है, मान लो मास है, मास है तो क्या वेलोसिटी होगी? तो अगर मास है, वेलोसिटी है, अगर मास भी है, वेलोसिटी भी है, h भी है, तो क्या लैम्डा निकल जाएगा? इसी को बोलते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? ऑफ मैटर वेव्स, ऑफ मैटर वेव्स। मैंने आपको बताया था एमवी हम लिखेंगे मैटर वेव्स में। फोटोन के केस में हम एमवी, क्यों? क्योंकि फोटोन का मास डिफाइन ही नहीं है, उसका रेस्ट मास 0 है। रेस्ट मास कितना है? क्या ये बात चमकी तुम्हें? फील आया? ये बात लिखनी है तुमने। एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट एंड इट हैज ए वेवलेंथ ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू h/p, ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू h/p। क्या तुम्हें समझ आया? डुअल नेचर का समझ आया कि हाँ मैटर भी वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी, रेडिएशन भी वेव नेचर भी शो करता है। और सिंपल, हमारे लिए कॉमन कौन सा है? हम रेडिएशन को वेव नेचर में देखते हैं, किसमें? और हम मैटर को किसमें देखते हैं? पार्टिकल नेचर में। बट यहां पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ वो वेव में हुआ, पार्टिकल में हुआ? पार्टिकल। और यहां पे जो डेविसर जर्मर एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम, वो किसमें होगा? किसमें देखेंगे?
क्या थोड़ा बहुत समझ आया है? पक्का? अगर मैं सही बताऊं तो है ये मैटर वेव्स खत्म होता है। अब इसको मोल्ड करके पढ़ा दिया जाता है और, बट है यही है। क्या क्लियर? मतलब यही है, बेसिक फंडा यही है। इसको थोड़ा थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, पर बेसिक फंडा यही है। क्या क्लियर? इससे पहले हमने इतनी पढ़ाई कर ली, अब मैं थोड़ा सा आपको एक डिफरेंशिएट बताता हूं आपको फोटॉन्स और पार्टिकल्स। किसमें? फोटॉन्स और पार्टिकल्स। मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोटॉन्स और यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं? पार्टिकल। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं इनको फील के लिए। अब ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, थोड़ा फील के लिए। इसका रेस्ट मास कितना है? कितना? क्या इसका रेस्ट मास 0 ना? इसका रेस्ट मास क्या m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर पे आता है। किसी को याद है फॉर्मूला? मैंने बताया था v बहुत बहुत छोटा होता है c से, तो m किसके बराबर होता है? m नॉट के बराबर। किसके बराबर? सिंपल, याद रखना है आपको। क्या क्लियर? अच्छा, दूसरी बात करते हैं, इसमें वेलोसिटी कितनी होती है बेटा? फोटॉन से, फोटॉन की वेलोसिटी कितनी थी? c। कितनी थी? क्या स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं? पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। कितनी वेलोसिटी है? अरे चमका नहीं चमका? अच्छा फील कर, अगर मैं इसकी मूविंग मास की बात, अच्छा एनर्जी की बात करूं, किसकी बात करूं? वन फोटॉन की एनर्जी कितनी थी? क्या hc बाय लैम्डा? तो यहां पे जो एनर्जी है, आप सबको पता है, अगर कोई मास है उसके पास v वेलोसिटी है तो एनर्जी कितनी होती है? क्या हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी? अरे हाँ ना तो बोलो। फोर्थ बात, अगर मैं बोलूं मूविंग मास, क्या बोलूं? मूविंग मास मतलब मोशन मास कितना है? जब अगर मोशन, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, मास 0 या रेस्ट मास 0? और मूविंग मास के बारे में बात थोड़ी की हमने, बात की। ध्यान से देख, जो एनर्जी होती है ना, इसको आइंस्टाइन की इक्वेशन से लिखते हैं mc स्क्वायर। क्या लिखते हैं? तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। c से c कटा तो मास की जो वैल्यू आई वो आई h बाय c लैम्डा। ये है मूविंग मास ऑफ फोटोन। मूविंग मास ऑफ, अरे चमका नहीं चमका? फील आया नहीं आया? ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट है इन दोनों के बीच में, कंफ्यूज होने की कोई बात है? फोटोन एक कॉन्सेप्ट है, जब लाइट को हमने क्या माना? पार्टिकल माना। क्या माना? और ये एक्चुअल में पार्टिकल है। तुम समझ रहे हो दोनों में फर्क क्या है? मान लो ये क्या है? ये क्या है? पार्टिकल। क्या है ये? दिस इज एक्चुअल पार्टिकल ना यार। पर जो लाइट आ रही है इसमें से, हमने क्या माना इसको? फोटोन। पार्टिकल माना, पर किस फॉर्म में? फोटॉन्स के फॉर्म में, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की। तो ये फोटोन और पार्टिकल में एक बेसिक डिफरेंशिएशन जो आपको आनी चाहिए। यानी जब हम इसके लिए, अगर मैं p की वैल्यू लिखूं, या ऐसे मैं बोल सकता हूं, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू लिखूं तो क्या लिखूं? h बाय p। क्या लिखूंगा? और p की वैल्यू क्या होती है? मास इनटू वेलोसिटी। तो देख v यहां लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे? m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर। बेसिकली दिस इज द इक्वेशन। अरे क्या क्लियर है बात? थोड़ा बहुत समझे नहीं समझे? पक्का? यानी p दिया हो तो लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा दिया हो तो p निकालेंगे। दोनों ही अलग अलग नेचर दिखाते हैं, दोनों ही अलग अलग नेचर दिखाते हैं। एक पार्टिकल नेचर दिखाता है और एक वेव नेचर दिखाता है। क्या ये बात चमकी थोड़ी बहुत ही? अच्छा सर, बहुत खूब। मिटा दो इसको। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारे प्राण निकल रहे हैं? इतना मुश्किल है ये? क्या मुश्किल है? रेडियो एक्टिविटी में क्या होगा तुम लोगों को? एक्सरे जब पढ़ाऊंगा यहाँ पे क्या हो गया? पीना पानी? अच्छा आ जाओ। अच्छा, ये हम तीसरी बार वीडियो बना रहे हैं। कितनी बार? पहली बार थोड़ी सी बनाई, फिर थोड़ी सी बनाई, आज थोड़ी सी बनाएंगे। ठीक है? नहीं नहीं, आज पूरे करेंगे इसको। आज कोई भी इमरजेंसी नहीं है हमको। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सुन लो ध्यान से। अभी तक मैं आपको बता चुका था मैटर वेव्स के बारे में। क्या बता चुका था? डी ब्रॉय के बारे में बता चुका था। डी ब्रॉय ने क्या दिया? डी ब्रॉय ने वेवलेंथ जो दी वो क्या दी? h बाय p दिया। क्या सबको याद है? और क्या हम इसको भी ले सकते हैं? p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। अगर लैम्डा गिवन है तो क्या मोमेंटम निकाल सकते हैं? और क्या मोमेंटम गिवन है तो क्या निकाल सकते हैं? क्या दोनों उल्टा है? लैम्डा गिवन तो मोमेंटम, मोमेंटम गिवन तो सिंपल। अगर आप फील करो, हमको वेव का मतलब जो नेचर, वेव नेचर का क्या पता होता है हमको? लैम्डा। क्या पता होता है? हम उसका क्या निकालते हैं? मोमेंटम। पार्टिकल नेचर का क्या पता होता है? मोमेंटम। तो क्या निकालते हैं? तो दोनों ही इंटरलेटेड है, दोनों ही। इसके बाद मैंने आपको फोटोन और पार्टिकल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बताया। क्या बताया? फोटोन बेसिकली लाइट ही है, उस लाइट को हमने क्या माना है? पार्टिकल। और उसको क्या नाम दिया है? फोटोन। क्या दिया है? जैसे इसके, ये फोटोन है क्या? ये पार्टिकल है। ये क्या है? पर ये जो बल्ब है, इससे जो रेज आ रही हैं, अगर मैं इसको पार्टिकल मानूं तो क्या कहूंगा इसको? फोटोन। क्या कहूंगा? सिंपल। क्या क्लियर बात? अच्छा, मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि सबके पास दो नेचर है। डी ब्रॉय ने बोला एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट विद ए वेवलेंथ ऑफ h बटे p, which a wave with a wavelength of h बटे p called डी ब्रॉय वेवलेंथ। कॉल्ड सिंपल। मैं जितने भी पार्टिकल अगर वो मूव कर रहे हैं, अगर वो मूव कर रहे हैं, फील करो, अगर मूव कर रहे हैं तो क्या उनके पास मोमेंटम होगा? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या? मास इनटू वेलोसिटी।
किसी के पास मास है और वो अगर वेलोसिटी भी है तो क्या उसके पास मोमेंटम है, और अगर मोमेंटम है तो क्या उसके पास लैम्डा भी है। सिंपल। बट हमको दिखता क्या, हम वेव दिखते हैं एक दूसरे को या पार्टिकल दिखते हैं? क्या दिखते हैं? पार्टिकल दिखते। ये क्या तेरे को वेव दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? इसका मतलब नेचर दोनों है, पर डोमिनेट कौन सा कर रहा है? कौन सा नेचर? इससे थोड़े इलस्ट्रेशन से समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ध्यान से देखते हैं। मान ले मेरे पास एक केजी की बॉल है। क्या है मेरे पास? एक केजी की बॉल। ध्यान से देखेंगे सारे। मान ले ये बॉल है 1 केजी की। कितने केजी की? मान ले 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। कितने से? फाइंड लैम्डा, फाइंड लैम्डा, फाइंड। ध्यान से देख, क्या हमको पता है डी ब्रॉय, तो हम बोलेंगे सीधे क्या, लैम्डा इज इक्वल टू एच बटे एम बी। अरे एच बटे पी होता है ना, पी की वैल्यू मास इनटू वेलोसिटी। तो ध्यान से देख 6.626 या 63 इंटू 10⁻34। मास कितना है इसका? 1 केजी। 1 इंटू 10 क्या 10? ये ऊपर जाएगा तो वैल्यू देख, कुछ वैल्यू आई साथ में, क्या आई? 10⁻35। क्या आई? क्या बहुत बड़ी है बहुत छोटी? प्लैंक लेंथ, मतलब बहुत बहुत घटिया वैल्यू है, बहुत घटिया वैल्यू। ये प्लैंक लेंथ है। क्या है ये? मतलब आप बोल सकते हो प्लैंक लेंथ एक वर्ड है, 10⁻35। इतना छोटा है ये। मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 0.0000035 बार। कितनी बार? बकवास चीज है। क्या है ये? यानी लैम्डा बहुत बड़ा आया, बहुत छोटा आया। अब सुनो ध्यान से, डी ब्रॉय ने क्या कहा, सुनना। उसने बोला लैम्डा तो है इसके पास, वेवलेंथ तो है इसके पास, बट क्या बहुत छोटी आई, बहुत बड़ी आई? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूं आपके मन में बिठानी है। इसके कुछ डायमेंशन होगा नहीं होगा? 1 केजी बॉल का कोई डायमेंशन होगा? इतनी सी होगी 1 केजी बॉल। अगर इसके डायमेंशन में और इसकी लैम्डा में अगर बहुत फर्क है, कैसा है बेटा? बहुत फर्क है, तो बेटा पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगा। क्या करेगा? यानी अगर डायमेंशन में, अगर डायमेंशन एंड लैम्डा में काफी फर्क है, कैसा फर्क है? मतलब बहुत फर्क है। जैसे आप ऐसा बोल सकते हो कि डायमेंशन बहुत 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 बड़ी है लैम्डा से। किससे? तो कौन सा नेचर आएगा बेटा? पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर आएगा? पार्टिकल नेचर। पर इसका मतलब ये नहीं है इसकी वेवलेंथ नहीं है इसकी वेवलेंथ निकाल के दी है। डी ब्रॉय ने जो फॉर्मूला दिया उससे निकली भी है। बट क्या बहुत बड़ी आई है, बहुत छोटी आई है? बहुत छोटी है। बहुत छोटी आएगी तो कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा? तभी बॉल हमको क्या वेव की तरह दिखती है, पार्टिकल की तरह दिखती है। क्लियर है? एक दूसरा इलस्ट्रेशन लेते हैं। मान लो मैं क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन ले लूं। क्या ले लूं? ध्यान सुनना, बहुत खूबसूरत है। एक इलेक्ट्रॉन ले लूं और इस इलेक्ट्रॉन को मैं 100 मीटर पर सेकंड से चलाऊं। कितने से? तो ध्यान से देख, तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देख, लैम्डा निकाल तो क्या एच बटे एम इंटू वी। अरे आएगा नहीं आएगा? तो ध्यान से देखो एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻30। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है किसी को? 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू वेलोसिटी कितनी दी है? 100। कितनी दी है? अब ध्यान से मेरी बात सुनो, लैम्डा इज इक्वल टू, ये कुछ ही वैल्यू है, छोड़ इसको। ये कितना है? 10⁻34। ये ऊपर जाएगा तो क्या +31, ये ऊपर जाएगा तो क्या -2। अरे पता चल रहा है ना यार? तो 31 और 2 34 और 2 क्या 36? 36 और 31 कितना? कितना बचा? 5 बचा नहीं। ऐसे गधेड़ोरी बात करते। 10⁻⁻5 10⁻⁻ बेटा करीब करीब ऐसे आप मुझसे बोलते हो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ। अरे हाँ ना बोल, क्या ये वेवलेंथ बहुत छोटी आई है? कंपेरेबल आई? कंपेरेबल आई। जब कंपेरेबल चीजें आ जाएं, जब कैसी चीजें आ जाएं, अगर कंपेरेबल चीजें आ जाएं तो कौन सा? वेव नेचर। कौन सा नेचर? वेव नेचर। कौन सा नेचर? बट यार हम तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हैं। हम क्या मानते हैं? इलेक्ट्रिकल को। पर आज वो वेव बनेगा और प्रूव भी करेंगे इसको। और क्या करेंगे? प्रूव भी करेंगे। पर क्या ये बात समझ आई आपको? पता चला आम लाइफ में हमको वेव्स क्यों दिखती हैं। चल मैं चल रहा हूं, देख मास मेरे पास है, मेरे पास मास है, मेरे पास वेलोसिटी है, मान चल रहा वेलोसिटी है, तो मेरी भी क्या वेवलेंथ जनरेट होगी डी ब्रॉय वाली? हाँ। पर डोमिनेट कौन करेगी? पार्टिकल। क्योंकि फील करना, मान ले मेरा मास कितना हो गया? 100 किलो। कितना हो गया? मान ले वेलोसिटी 10 ही रही, तो यहाँ पे 100, अगर 100 क्या 1000 भी ले ले, क्या ले ले, तब भी यहाँ पे 10 और -30 बनाएगा। बहुत बड़ा बहुत छोटा? बहुत छोटा, ना के बराबर। क्या फील आया? जब जब डायमेंशन लैम्डा से छोटी होने लग जाए, काफी क्या होने लग जाए, तो कौन सा नेचर? पार्टिकल। अगर बराबर होने लग जाए तो कैसा नेचर? कैसा नेचर? वेव नेचर। कैसा नेचर? अब आपको थोड़ा बहुत याद भी है, अगर फील करो, हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा। क्या पढ़ा? डायफ्रैक्शन जब हमने पढ़ा तो लाइट घुसाई स्लिट में से, क्या स्लिट का साइज बहुत बड़ा था बहुत छोटा था? बहुत छोटा था। कंपेरेबल था। कैसा था?
तभी तो लाइट क्या बेंड कर गई थी और शैडो रीजन में गई थी और वहां जाके फ्रिंजेस बनाई थी। क्या बनाई थी, याद है? ये तभी हो पाया था जब वेवलेंथ कंपेरेबल थी। कैसी थी? क्या फील आया? थोड़ा बहुत तो समझ आया, नहीं आया? पक्का? अब देखो इसमें है यही है, मैंने आपको बताया था मैटर वेव्स में यही फॉर्मूला है, कोई खास नहीं है। बट इसमें ना, इसमें पूछते क्या, सुन, पूछते हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्या ले लिया? एक इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट करवा दिया। क्या करा दिया? 20 वोल्ट से 30 वोल्ट से। या एक प्रोटॉन ले लिया। क्या ले लिया? उसको एक्सेलरेट करा दिया। या फिर हमने क्या कर दिया, एक हीलियम, आप ऐसा बोल सकते हो, अल्फा पार्टिकल ले लिया। क्या ले लिया? या ड्यूट्रॉन ले लिया, एक्सेलरेट करा दिया। तो लैम्डा निकालो। क्या निकालो? क्या निकालो? सिंपल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कैसे निकलते हैं ध्यान से देखने। हमारे पास होती है कि इलेक्ट्रॉन गन। क्या होती है? एक कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन गन है क्या, एक ना, एक आप ऐसे बोल सकते हो, एक कोटिंग की होती है किसी मेटल की। किसकी? किसी मेटल की, अलॉय वगैरह की कोटिंग की होती है। उसको हीट करते हैं। क्या करते हैं? उसको हीट करने से क्या होता है? थर्मियोनिक इमिशन होता है। क्या होता है? और उससे थर्मियॉन्स निकलते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जैसे होता क्या था, फोटॉन्स डालने मेटल की सरफेस पे, तो क्या इजेक्ट होता है? क्या इजेक्ट होता है? और वो किससे हो रहे हैं? वो कौन से हो रहे हैं? वो फोटोन आ रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। पर अगर हीट करने से हो जाए, मान ली मैं मेटल सरफेस को हीट करूं, क्या करूं तगड़ा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। क्या बोलते हैं? तो यही हम इसमें करते हैं, ध्यान से देखेंगे। मान ले ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन बना रहा हूं, ये वो मेटल जहां से निकलेगा, तो ऐसे, ठीक है। यहां से क्या निकलना है? इलेक्ट्रॉन। क्या निकलना है यहां से? और यहीं पे हम लगा देते हैं बेटा एक ट्यूब। क्या लगाते हैं? ट्यूब। ठीक है। बिल्कुल ऐसा करके, अगर ये प्लस है तो क्या ये प्लस है? तो ये प्लस है और ये क्या है बेटा? माइनस। तो क्या फील्ड यहां से जनरेट हो जाएगी? हमने इसको हीट किया, यहां से क्या किया, इसको हीट किया, तो यहां से क्या निकलेंगे? थर्मियॉन्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकलेंगे? अच्छा, बहुत खूब। अब इलेक्ट्रॉन्स है, फील्ड क्या इसकी तरफ है, पर हमको पता है इलेक्ट्रॉन तो उल्टा भागते हैं। इलेक्ट्रॉन तो, अगर फील्ड इस साइड है तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा नहीं जाएगा? और क्या एक्सेलरेट हो जाएगा? हाँ, क्योंकि हमने क्या बैटरी लगाई है। क्या लगाई है? और यहां से क्या बाहर आएगा? अरे हाँ ना, तो बोलो। जो हमको मिलेगा उसकी एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी मिलती है ईवी। क्या मिलती है बेटा? जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है ईवी। कितनी एनर्जी मिलती है? सिंपल। इसी सेटअप को हम कई बार बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन गन। क्या बोलते हैं? टेंशन की कोई बात, मैग्नेटिज्म में पढ़ा सकता था, आपको पढ़ाया नहीं बस। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? टेंशन की कोई बात लेने की जरूरत, सिंपल है, मैं आपको प्लेट लगा के भी करा सकता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। हमको पता है लैम्डा की वैल्यू क्या है, h बटे पी। क्या वैल्यू है? और p को हम क्या बोल सकते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। क्या लिख सकते हैं? कोई शक की बात? अच्छा, इतना सब जानते हैं। अच्छा सर, अगर तू ध्यान से देख, p को क्या बोलते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? अच्छा, अगर तू ध्यान से देख, हमको तो एनर्जी का रिलेशन चाहिए ना यहाँ पे। यहाँ पे क्या चाहिए? हमको पता है यार, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे दौड़ रहे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ना, और वही तो लिखे ईवी किसके बराबर हो रही है? इसके बराबर। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, ये है एम बी स्क्वायर। क्या है ये? इसको मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर और नीचे कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? क्या एम स्क्वायर वी स्क्वायर बटे क्या m बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? तो ध्यान से देख, m इंटू वी क्या p के बराबर है? तो काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल सकता हूँ? p स्क्वायर बाई 2m। क्या बोल सकता हूँ? तो p की वैल्यू क्या निकल गई? p की वैल्यू आ गई 2m काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। अरे आ गई नहीं आ गई? ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो जो लैम्डा की वैल्यू आई वो आई h डिवाइड बाय अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या तुम्हें आया नहीं आया? यानी अगर, अगर सुनना ध्यान से, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, क्या दी है? एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे दी आपने, उसमें बोला वेवलेंथ निकालो। क्या निकाल सकते हो? हाँ, क्यों? एच क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट पता है हमको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है, काइनेटिक एनर्जी वो देगा। क्या लैम्डा निकल जाएगा? बिल्कुल। मान लो उसने बोला हमने एक्सेलरेट कर दिया किसी पोटेंशियल से, किसी, तो ध्यान से देख, एच अपॉन अंडर रूट 2m, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ईवी। क्या लिख सकते हैं? अरे आया नहीं आया? मान लो उसने बोला 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया। क्या किया? तो h की वैल्यू क्या है? 6.62 इंटू 10 टू माइनस 34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या? 9.1 इंटू 10 टू माइनस 31। ई की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम। पीछे क्या बचा? वोल्टेज। वो तो गिवन होगी ना यार, आपको आंसर निकाल सकते नहीं। ये है आपका बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए। अरे क्या क्लियर है? अब इसी फॉर्मूले को इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा जाता है, प्रोटॉन के लिए और ड्यूट्रॉन के लिए, और एक हीलियम पार्टिकल के लिए लिख लेते हैं। जैसे
अल्फा पार्टिकल। सुन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, किसकी बात करूं, यहां पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, क्या एच पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, क्या ई पता है, तो ये जो वैल्यू आती है पूरी, ये आती है 150 बटे अंडर रूट वी। क्या आती है, सिंपल। क्या तुम निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, अरे क्या क्लियर है, ये प्राण निकल के तुम्हारे। अच्छा, या फिर अच्छा अंडर रूट 150 कैसा, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। यानी उसने सीधे बोला एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया 20 वोल्ट से, किससे, लैम्डा, बताओ क्या बताओ, तो सीधे 12.25 डिवाइड बाय अंडर रूट 20, दिस इज द आंसर। अरे हाँ ना तो बोल, एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा, किसमें आएगा, क्या निकाल सकता है, पक्का, पर सिर्फ किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए। अच्छा उन्होंने बोला प्रोटॉन के लिए बताओ, क्या बताओ, सुन ध्यान से, तो एच तो सेम रहेगा, ई भी सेम रहेगा, पर क्या प्रोटॉन का मास बड़ा होता है, पता है प्रोटॉन का मास, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हें प्रोटॉन का मास नहीं पता, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg माइनस है, अरे होता है नहीं होता है, तो उसके लिए जब ये वैल्यू देखी गई तो ये वैल्यू आई बेटा 0.286 बटे अंडर रूट वी, ये भी एंगस्ट्रॉम में। क्या क्लियर है बात। अच्छा फिर यही फॉर्मूला किसके लिए देखा गया, ड्यूट्रॉन के लिए, किसके लिए, ड्यूट्रॉन क्या 2 गुना प्रोटॉन होता है, 2 गुना होता है, तो ध्यान से देख, ड्यूट्रॉन के लिए ये वैल्यू आई 0.202 बटे अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। क्या याद रखेगा। और लास्ट में देखा गया अल्फा पार्टिकल के लिए, किसके लिए, अल्फा पार्टिकल सबको पता क्या होता है, नहीं पता है तो हीलियम का, हीलियम लो, क्या लो, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या He++ बचा ऊपर, उसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, क्या बोलते हैं, तो अल्फा पार्ट हमने सीखना है आगे, कोई बात नहीं। अल्फा पार्टिकल की वैल्यू होती है 0.101 डिवाइड बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये वी वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज है, क्या है ये, आपको याद क्या रखना है, ये एक ये याद रखो और एक याद रखो इलेक्ट्रॉन के लिए, बाकी ये मैंने ऐसे स्टाइल मारने के लिए बताया आपको ये याद रखने की जरूरत, एक ये याद रखो और एक ये याद रखो, सिंपल। क्या क्लियर। अब क्वेश्चन नहीं करा रहा है मैं इसमें, सीधे बोलेंगे 20 वोल्ट 30 वोल्ट, अब ये सब थोड़ी बताना है, पर जो क्वेश्चन आते हैं वो सुनो ध्यान से, रेशो वाले क्वेश्चन पूछते हैं इसमें अच्छे। उससे सिंपल पूछ दिया, एक मेरे पास हीलियम पार्टिकल, कैसा पार्टिकल, और एक पार्टिकल मेरे पास इलेक्ट्रॉन, क्या मेरे पास, उसको सेम पोटेंशियल से मैंने एक्सेलरेट करा दिया, क्या करा दिया, सेम पोटेंशियल से क्या करा दिया, तो लैम्डा किसका बड़ा है, क्यों, इधर देखो ध्यान से, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन दिस, बेटा वी क्या सेम हो गया, एच भी सबके लिए सेम हो गया, ई भी, पर क्या मास सेम नहीं हुआ, मास किसका बड़ा, हीलियम का मास बड़ा, तो उसका लैम्डा क्या कम नहीं आएगा, यार ये नहीं निकाल सकते तुम लोग। अच्छा वही मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए पूछूं तो वेवलेंथ बड़ी किसकी आएगी, सेम, किसकी बड़ी आएगी, जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ, पोटेंशियल सेम होना चाहिए। क्या क्वेश्चन ये सवाल कर पाओगे, मान ली यही रेशो पूछ ली, क्या पूछ ली, तो क्या रेशो भी निकाल पाओगे, क्या दिक्कत है, तुम कर सकते हो, नहीं ये सवाल कराऊंगा अब इस पे मैं, कर लोगे, इस पे नहीं कराऊंगा सवाल। क्या क्लियर है, आएगा पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या क्लियर हो गई बात, पक्का, जवाब तो दो। यस सर। यहां देख, अब इसको थोड़ा रिलेट करते हैं, इसको थोड़ा रिलेट करते हैं। आपको याद है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, आपको ये याद है, मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, पॉलीटॉमिक गैस, याद है कुछ, मोनोटॉमिक कुछ नहीं याद है यार, याद रखो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है एफ, क्या होता है, मोनोटॉमिक के लिए वैल्यू होती है 3, कितनी होती है, डायटोमिक के लिए 5, उसके लिए 6 7, मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ा करो तो +2 2 1 1, याद है सब। तो मोनोटॉमिक के लिए पूछते हैं, क्या पूछते हैं, ये सब पूछते हैं। देखो फील करो, जो काइनेटिक की एनर्जी की वैल्यू होती है ना, वो होती है F/2 RT साथ में N, क्या वैल्यू होती है, F/2 RT इंटू N, RT इंटू R क्या है बेटा इसमें, गैस कांस्टेंट, R क्या है, T है टेम्परेचर, N है नंबर ऑफ मोल्स, N है बेटा, ये है N की कहानी, किसकी कहानी, और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल की पूछूं, किसकी पूछूं, तो F/2 RT अपॉन N को क्या डिवाइड करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर से, करना पड़ेगा नहीं, और इसी को हम बोलते हैं K, क्या बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं 1.38। अरे तुम्हें कुछ याद नहीं है यार, कोई बात नहीं, याद रखेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल की अगर हम पूछें और अगर मोनोटॉमिक के लिए पूछें तो F की वैल्यू क्या 3 आ जाएगी, तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, 3/2, अच्छा
बेसिकली आर एन अपॉन है, ये आ जाएगा 3/2 KT। अरे जो k की वैल्यू होती है ना वो ऐसे होती है आर एन डिवाइड बाय एन। क्या वैल्यू होती है? तो आर भी तो चलेगा, पीछे क्या बचा? KT 3/2 KT 3/2। पर k काइनेटिक एनर्जी, k क्या है इधर? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। k क्या है? तो ध्यान से देख, जो हमने लैम्डा पढ़ा अभी, हमने क्या पढ़ा? क्या H डिवाइड बाय 2m काइनेटिक एनर्जी पढ़ा? नहीं पढ़ा? तो वैल्यू क्या पुट करेंगे? ध्यान से बोल, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3/2 KT। तो ध्यान से देख, 2m 3/2 K, 2 से 2, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई √3m KT। तो मैं आया नहीं आया? पर ध्यान से रखना, ये मास वन मॉलिक्यूल क्या, कितने का? और k क्या है? काइनेटिक एनर्जी, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k, और t टेम्परेचर t। क्या याद रहेगा? नहीं याद है, सिंपल फॉर्मूला याद रख लो, H/√3। अरे बहुत सवाल आते हैं, बहुत मतलब बथेरे सवाल आते हैं इस लैम्डा पे, बथेरे सवाल आते हैं। इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, रेशियो पूछ लेंगे, ये सब कर लेंगे, डायरेक्ट पूछ लेंगे। मास पे कैसे डिपेंड है? क्या यूनिवर्सली है? बथेरे सवाल आएंगे, मैं बता रहा हूं आपको, फिर फंसना नहीं। मैं आज बता रहा हूं आपको, ये वाला फॉर्मूला ऐसे ऐसे जहन में रख लो। क्या क्लियर हो गई बात? निकल ही गए तुम्हारे प्राण, निकल गए प्राण। अब ये 11वीं थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए ना अब आपको। ये सब मत याद रखो, क्या ये याद रख सकते हो? बस रख लो, क्या करना है फिर। अच्छा ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया। अब देखो देखो, हम कौन बातें कर रहे हैं? पढ़ना है तुम लोगों ने। हमने जो इलेक्ट्रॉन के लिए देखा वो क्या वैल्यू है? ये सीधे डायरेक्ट लिखूं क्या? 150/√v। क्या ये वैल्यू आई? नहीं आई? आई, बिल्कुल ये वैल्यू आई। अब ऐसा नहीं है, मैं यही तो बता रहा हूं ना, ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया और हमने मान लिया, ऐसा नहीं है। 10 साल के बाद साइंटिस्ट आगे, डेविस जर्मर, क्या आगे? डेविस जर्मर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट क्या किया? उसको बोला गया डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। क्या बोला गया? और उन्होंने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर दिखाता है। इलेक्ट्रॉन वेव नेचर सिर्फ ये नहीं है हाइपोथेसिस दे दी, प्रूफ हुआ गया। क्या किया? प्रूफ किया गया इसका। क्या क्लियर है? वो प्रूफ पढ़ना है। बट थोड़ी सी मैं आपको बात बताना चाहता हूं, उसके बिना भी क्या सब बोहर को जानते हैं? बोहर का मॉडल पढ़ रहे हैं, बोहर के पोस्टुलेट जानते हैं? सुनना ध्यान से, आपको फील दिलाने की कोशिश हो रही है। बोहर का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? क्या बोहर ने एनर्जी लेवल फिक्स कर दिए थे कि हर जगह घूम नहीं सकता? रदरफोर्ड ने बोला था हर जगह घूम सकता, उसने बोला नहीं भाई, KLMN में घूमेगा। फिक्स कर दिए एनर्जी लेवल्स, याद है? ऑर्बिट्स, ठीक। सेकंड था जो एंगुलर मोमेंटम था, वो फिक्स कर दिया क्या? mvr डिवाइडेड nh/2π। उसने बोला अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो भाई इसी की फिक्स, मतलब इसके इंटीग्रल मल्टीपल में घूमेगा। कैसे घूमेगा? ऐसा ही नहीं कहीं भी घूम सकता है। उसने बताया था ना, या तो अगर हाइड्रोजन की बात करें -13.6 में घूमेगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, या उसके -10.2 में घूमेगा, है ना? ऐसे नहीं कहीं भी घूम सकता है। क्या वो फिक्स रीजन में घूमता है? कहां घूमता है? फिक्स रीजन में। सुनना, अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, ध्यान सुनना, एमबीआर होता है एल, क्या होता है बेटा? एंगुलर मोमेंटम। थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2π को यहां लिया, m को यहां लिया, तो ध्यान से देख, मैं ऐसे लिख सकता हूं 2πr डिवाइड बाय क्या NH/mv। अरे H/mv क्या होता है? मोमेंटम। क्या होता है? क्या होता है ये? क्या होता है ये? तो 2πr क्या इज इक्वल टू NP। अरे मोमेंटम होता है, H/mv मोमेंटम होता है। लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, लैम्डा होता है, क्या होता है ये? अरे mv होता है मोमेंटम। क्या होता है? गधेड़े वाली बात करते हो। 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, 2πr इज इक्वल टू। अब सुनो ध्यान से, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? अगर आपने 11th में थोड़ा सा पढ़ा होता, एक होती थी स्टैंडिंग वेव्स। क्या होती थी? ध्यान सुनना, सिर्फ थोड़ा टॉपिक है, आपको ऐसे समझ आ जाए। स्टैंडिंग वेव्स वो होती है जो कन्फाइंड रीजन, मतलब उनकी एनर्जी लॉस नहीं होती। उनकी एनर्जी लॉस है, मतलब जैसे मान लो दो ऐसे वॉल लगाई, क्या लगाई? या दो ऐसे दो बंदे खड़े हैं, क्या खड़े हैं? दो। तो यहां से जब स्टैंडिंग वेव्स बनेगी तो वो कैसे बनती? सुनना, वो आगे वो ऐसे करती हैं, ऐसा चम करती हैं अपनी जगह पे। क्या करती हैं? एक नोड बनता है, एंटी नोड बनता है, ये सब जानना आपने। जानना क्या कि इसमें एनर्जी फिक्स होती है। क्या बोल सकते हो आप? इसमें एनर्जी क्या होती है? फिक्स। एनर्जी क्या होती है? फिक्स। यानी ऐसे कुछ एनर्जी क्या होती है? फिक्स। यानी ये स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अच्छा, एनर्जी कैसी हुई? फिक्स। एनर्जी कैसी हुई? फिक्स। यानी अगर इसने घूमना है, अगर इसने, तो ये जो एल है, ये 2πr की
इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे मतलब ये होना चाहिए 1 लैम्डा, क्या होना चाहिए, या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 4 लैम्डा। इंटीग्रल मल्टीपल समझते हो, 1 2 3 पुट करो, क्या पुट करो, तो 2 पाई आर, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए। पर हम तो वो यहीं से जानते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स में भी क्या होता है, ये फिक्स होता है। एनर्जी कैसी होती है, फिक्स। एनर्जी कैसी होती है, और बोहर ने भी क्या बोला, एनर्जी कैसी होती है, फिक्स। एनर्जी कैसी होती है, और इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है, स्टैंडिंग वेव्स क्या बना रहे हैं। तो अगर बोहर भी वही बोल रहा है और हमने प्रैक्टिकली भी यही बात देखी, आपने क्या देखी, प्रैक्टिकली भी यही बात देखी, तो यहां से प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन वेव है। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है, देख कंफ्यूज मत होना, बोहर को ये पता ही नहीं था, ये तो बाद में स्टडी हुई है। बोहर ने क्या बोला, बोहर ने बोला इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना, तो ऐसे नहीं कहीं भी घूमेगा, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमेगा, और जो ऑर्बिट की एनर्जी होगी ना, वही किसकी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन की। किसकी, पर इलेक्ट्रॉन को जब अलग से स्टडी किया गया, देखा स्टैंडिंग वेव्स बन रही, क्या बन रही है, उस स्टैंडिंग वेव्स वो होती हैं जिनमें एनर्जी कन्फाइन, मतलब एनर्जी का लॉस, कोई एनर्जी का लॉस। इसका मतलब जिस एनर्जी में है वो उसी में घूमेगी, जिस एनर्जी में है वो, तो देख ले उसी में तो घूम रहे हैं वो, यहां भी और यहां भी। तो यहां से प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है। क्या करता है, वेव नेचर। क्या थोड़ा थोड़ा फील आया, थोड़ा थोड़ा समझ आया, नहीं आया, या ऊपर से निकल गया तुम्हारा। पहली बात ये था, पहला ये था क्या, दूसरा जो प्रूफ किया गया वो किया गया डेविसन और जर्मन ने। किसने, अच्छा ठीक है सर, बहुत खूब। देख कैसे किया उन्होंने, हेडिंग डेविसन एंड जर्मर। देखो 10 साल बाद कोई इन्होंने सोचा, देखो देखो हुआ क्या, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कैसे किया, सुनो। तो डी ब्रॉय ने हमको लैम्डा बताया इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, वो बताया क्या 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय अंडर रूट वी, बताया नहीं बताया, हाँ इन्होंने हमको यही बात बताई, इसमें कोई दो राय हैं। अब हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा डिफ्रैक्शन, क्या पढ़ा, और डिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि लाइट बेंड हो जाती है। लाइट अगर वो स्लिट और उसमें कंपैरिजन हो, मतलब उनकी वो जो वेवलेंथ और वो है जो डायमेंशन है वो कैसे हो, कंपेरेबल होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो इन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया इन्होंने, एक इसमें क्या किया, इन्होंने क्रिस्टल ढूंढा। पहले क्या ढूंढा, क्रिस्टल। जैसे मान लो अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं, किसकी बात करूं, क्रिस्टल की बात करूं, बड़े सारे क्रिस्टल होते हैं बेटा। ये मैंने बनाई है लेयर, क्या बनाई है, क्रिस्टल की लेयर। यानी ये जो डिस्टेंस है ये है लेयर, लेयर, ये डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन, और ये है एटम्स, ये क्या है बेटा, यानी इसको हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ये दोनों बातें अलग हैं, ये दोनों बातें ध्यान से समझना, इतना भी मुश्किल नहीं है, बट तुम पिछला तो कुछ आता ही नहीं तुम लोग। हमने देखा डिफ्रैक्शन तो तभी होगी, डिफ्रैक्शन तो जब ये डिस्टेंस सुनना ध्यान से, जब ये वाला डिस्टेंस जब कंपेरेबल हो जाए किससे, लैम्डा से। किससे, बहुत खूब, लैम्डा से। और हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया डेविसन और जर्मन, उन्होंने देखा जो भी तगड़ा रिजल्ट आ रहा है ना, मैं बताऊंगा रिजल्ट क्या आता है, वो आता है 54 वोल्ट पे, कितने पे, 54 वोल्ट पे, कितने पे। तो यहां पे अगर हम 54 डालें तो जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो आती है, ध्यान से 1.67 एंगस्ट्रॉम, कितनी आती है, इस पे कितना पुट करेंगे, 54 वोल्ट, कितना। अच्छा, हमने देखा ये जो डिस्टेंस है, ध्यान सुनना, ये वाला डिस्टेंस जिसको मैंने डी बोला, क्या बोला, ये है 0.91 एंगस्ट्रॉम, किसमें बेटा, निकल में, किसमें, निकल में, किसमें है, निकल में। इसका मतलब जो भी ये सेटअप, जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया वो किस पे किया गया, किसके क्रिस्टल पे किया गया, निकल के। किस पे, क्योंकि फील करो ना, क्या 1.67 और 0.91 थोड़े थोड़े मिलते हैं, क्या बहुत छोटे हैं एक दूसरे से, या बराबर बराबर कंपेरेबल हैं, कंपेरेबल हैं, कैसे हैं। तो ये डिस्टेंस ढूंढना ही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। एक नंबर सवाल पूछ लेते हैं कि जब डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्रिस्टल निकल का ही क्यों लिया, बाकियों का क्रिस्टल क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो क्रिस्टल की जो लेयर बिटवीन, जो लेयर है उनके बीच का जो डिस्टेंस है और जो लैम्डा है वो कैसा है, कंपेरेबल है, कैसा है वो। और डिफ्रैक्शन तब शो करेगा जब क्या होगा, कंपेरेबल होगा, नहीं तो डिफ्रैक्शन शो। क्या थोड़ा बहुत लॉजिक समझ आया। अच्छा सुनो, जो सेटअप था वो कैसा, सुन लो। इन्होंने लगाई इलेक्ट्रॉन गन, क्या लगाई, इलेक्ट्रॉन गन लगाई, कुछ ऐसा करके, ध्यान से देखो ऐसा कुछ, ठीक है। और यहां पे लगा दिया उन्होंने कोई, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं तो फील्ड कहां, ऊपर चाहिए, फील्ड ऊपर चाहिए, तो ठीक है, ये प्लस और ये
क्योंकि अगर ये नेगेटिव ये प्लस तो फील्ड कहाँ बनेगी, इस साइड, तो एक्सेलरेट होगा नहीं होगा, हाँ एक्सेलरेट होगा। अरे ये तो पुराने सेटअप बनाया मैंने, क्या क्लियर, अच्छा ठीक है, बहुत एक्सेलरेट करा दिया हमने, एक्सेलरेट। और यहाँ पे रखा निकल का क्रिस्टल, क्या रखा है यहाँ पे, ध्यान समझना, ऐसा करके रखा निकल का क्रिस्टल, क्या क्लियर, अच्छा ठीक है, ये इस पे गिरे, ये इस पे गिरे, और यहाँ पे लगा दी एक स्क्रीन, क्या लगा दी यहाँ पे, स्क्रीन। और यहाँ पे जब स्क्रीन लगाई तो फील करो यहां से लगातार इलेक्ट्रॉन निकल रहे, क्या निकल रहे हैं, कोई यहां से टकरा के यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है। तो हमने एक डिटेक्टर लगा दिया, क्या लगा दिया, बेसिकली लगा दिया गैल्वेनोमीटर, क्या लगा दिया, डिटेक्टर, मतलब जो जी गैल्वेनोमीटर फील करना, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या बनेगी, करंट बनेगी नहीं बनेगी, तो गैल्वेनोमीटर क्या टिल्ट करेगा नहीं करेगा, डिफ्लेक्शन आएगा ना, क्योंकि डिफ्लेक्शन आई पे बेस होता है। अच्छा अब मजेदार बात क्या थी, मजेदार बात थी ये थी, मान लो यहां से ये आया, ऐसे आप ऐसे मान सकते हो, क्रिस्टल ऐसे बनाओ, ऐसे ये निकल क्रिस्टल, ठीक, यहां से ये आया और यहां से ये ऐसे चले गया, इस एंगल को हमने बोला फाई, क्या बोला, फाई, क्या बोला, और इस एंगल को बोला फाई, इसको माना थीटा और इसको भी क्या माना, थीटा। अब ध्यान सुनो, अब ये घूम सकता है, ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, ठीक है भाई, घूम। जब हमने क्या किया, ये जो एक्सपेरिमेंट किया ना, ये किया 48, मतलब आप ऐसे मान सकते हो 50 वोल्ट से 65 वोल्ट के बीच ये एक्सपेरिमेंट हमने किया, मतलब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, घुमा रहे हैं और इसको घुमा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। अब पार्टिकल नेचर क्या कहता है, सुनना, पार्टिकल नेचर क्या कहता है कि जो इंटेंसिटी है, जो क्या है बेटा, इंटेंसिटी बराबर आनी चाहिए या हर जगह अलग अलग आनी चाहिए, पार्टिकल नेचर की बात कर रहा हूं मैं, पार्टिकल नेचर क्या बोलता है, इंटेंसिटी हर जगह बराबर या हर जगह अलग अलग, हर जगह बराबर। पार्टिकल नेचर क्या बोलता है, पर फील कर, वेव नेचर क्या बोलता है, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे क्या मिलेगी, इंटेंसिटी बड़ी, जहां पे क्या होगा डिस्ट्रक्टिव, वहां पे क्या होगा, क्या होगा वहां पे। हमने भी देखा, जो ग्राफ हमने देखा जहां से हमको दिक्कत आई, वो ग्राफ था 5 वर्सेस इंटेंसिटी का, किसका, सुनना, इलेक्ट्रॉन आए यहां पे, हमने देखा ये 54 वोल्ट की कहानी चल रही, कितने की, 54 वोल्ट पे क्या हुआ, ये ग्राफ ऐसे गया, ऐसे ऐसे, इसने किंक लिया, क्या लिया, किंक मतलब ऐसे बोल सकते हो, इसने क्या अपना मैक्सिमा यहां पे दिखाया, क्या यहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आई, मतलब, और ये जो एंगल था, ये जो, और ये एंगल था 50 डिग्री का, कितना डिग्री का, मतलब 54 वोल्ट पे जब हमने इसको घुमा के 50 डिग्री पे रखा, कितने डिग्री पे, 54 वोल्ट पे 50 डिग्री पे रखा, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आई, क्या आई, पर पार्टिकल नेचर में इंटेंसिटी मैक्सिमम आने का कोई लॉजिक बनता, अरे क्या लॉजिक, कोई लॉजिक है क्या इंटेंसिटी मैक्सिमम का, कोई लॉजिक बनता, हमने देखा यहाँ पे कोई गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ है, तो ये वाला बताऊं मैं, देख सुन ध्यान, एक होता है ब्रैग्स लॉ, क्या होता है, सुना तुमने केमिस्ट्री में ब्रैग्स लॉ, सुना है तुमने, अब सुन, कोई बात नहीं, देखो फील आएगा, टेंशन मत ले, ब्रैग्स लॉ बेटा, एक्सरे किसके, एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए होता है, किसके लिए, एक्सरे के लिए यूज होता है, मतलब आप ऐसे मान सकते हो वेव के लिए यूज होता है, किसके लिए, पार्टिकल के लिए यूज ही होता। सुन, हमने कोई क्रिस्टल लिया, क्या लिया, ध्यान सुनना, तेरे को आ जाएगा आसान, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, हमने रे गिराई, क्या गिराई, आई, कैसे आया, बट इस बार हम इलेक्ट्रॉन गिरा रहे हैं, क्या गिरा रहे हैं, ये अब कोई वेव, एक और चकले, ये ऐसे आया, ऐसे ऐसे आया, ऐसे, सुनना ध्यान से, अगर हम बात करते हैं हमको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली, तो हमने सोचा कि यहाँ पे हमको क्या मिल रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या मिल रहा होगा, ठीक है। अगर तू ध्यान से देख, इस एंगल को बोला थीटा, क्या बोला, थीटा, अगर ध्यान से देख, ये और ये परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूं, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर क्या करूं मैं ड्रॉ, ये एंगल थीटा, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ध्यान से देख, यहां से लेके ये और यहां से लेके ये क्या बराबर चले हैं, तो क्या एक्स्ट्रा कितना चला, क्या ये एक्स्ट्रा चला, क्या ये एक्स्ट्रा चला, नहीं चला, हमने ये वैल्यू निकाली, ये थीटा, तो क्या ये 90 माइनस थीटा, तो ध्यान से देख, ये क्या फिर थीटा, और क्या ये भी थीटा, और ये पूरी क्या डी, ये पूरी,
अगर ये डी ये थीटा, तो ये वैल्यू क्या डी साइन थीटा, ये कितनी, और ये भी कितनी डी साइन थीटा, तो टोटल कितनी हुई 2d साइन थीटा, टोटल कितनी हुई। तो हमने बोला 2d साइन थीटा मिला क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एन लैम्डा, क्या मिला, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्या एन लैम्डा पे मिलता है, इसी को बोलते हैं ब्रैग्स लॉ। क्या बोलते हैं इसी को, सुनो अब ध्यान से, आगे क्या हुआ वो मजेदार है। 2 इंटू, अगर ये निकल का क्रिस्टल है, क्या ये, तो डी की वैल्यू कितनी होगी 0.91, मैंने सिखाई अभी, तो 0.91 0. अब निकालना थीटा, क्या निकालना है, कैसे निकालते सुन, मैंने बोला जो ये फाई है, ये जो रिजल्ट तगड़ा मिला, ये मिला 50 डिग्री पे 54 वोल्ट पे, मिला नहीं मिला, तो ध्यान से देख मैं क्या बोल सकता हूं, क्या थीटा प्लस फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री, ये पूरा कितना है, पूरा कितना 180 डिग्री, पूरा कितना, तो ध्यान से देख फाई की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, कितने, तो मैं क्या बोल सकता हूं 2 थीटा इज इक्वल टू 50, वहां गया तो यहां क्या 130 बचा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 65 डिग्री, कितनी आ गई, तो यहां पे क्या लिखेंगे साइन 65 क्या इज इक्वल टू एन लैम्डा, अरे हाँ ना तो बोल, या एन लैम्डा नहीं भी लिखो, दिक्कत नहीं, 2 इंटू 0.91 साइन 65 की भी कुछ वैल्यू होगी नहीं होगी, जब इसको कैलकुलेट किया ये वैल्यू आ गई 1.65 एंगस्ट्रॉम, क्या आ गई, और जब हम लैम्डा इज इक्वल टू एच जैसे 12.27 बटे √7 कर रहे थे, तो वैल्यू कितनी आ रही थी 1.67 एंगस्ट्रॉम, आ रही थी नहीं आ रही थी, ये किसने बोली थी, डी ब्रॉय ने, किसने बोली थी, और ये कहां से निकाली है, डेविसन जर्मन से, कहां से निकाली, क्या मिलती जुलती लग रही है, मिलती जुलती लग रही है, ये प्रूफ यही सिद्ध हुआ, यही प्रूफ हुआ कि ये वेव है, कैसा है ये, फील करो ना यार, ये जो ब्रैग्स लॉ किसके लिए बनाया गया, वेव के लिए, किसके लिए, अगर यहां में मैं इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, यहां पे क्या डाल रहा हूं, और रिजल्ट पूरा बराबर आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या बन चुका है, वेव, इलेक्ट्रॉन क्या बन चुका है, क्या थोड़ा बहुत समझा, समझा या नहीं समझा, अरे समझा, यहां पे ऐसे भी समझ सकते हो एग्जांपल के लिए, मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, कितना आया, कितना आया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक जगह जा सकता है, बड़ी जगह जा सकता है, यार गधेड़े वाली बात मत करो, एक इलेक्ट्रॉन कितनी जगह जा सकता है, एक ही जगह जा सकता है एक इलेक्ट्रॉन, पर जब एक इलेक्ट्रॉन आया और हमने इसको घुमाया, तो हमको फिर किंक देखने को मिला, फिर क्या देखने को मिला, मतलब इंटेंसिटी, फिर यार ऐसा पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन 10 जगह हो सकता है, एक बात बता, अगर इलेक्ट्रॉन यहां गया होगा तो यहां गया होगा क्या, नहीं गया होगा, तो यहां पे हमको क्या इंटेंसिटी दिखी छोटी, डिफ्रैक्शन का पैटर्न दिखा, क्या दिखा, क्या डिफ्रैक्शन ऐसी होती है, ये वाला पैटर्न होता है, अरे होता नहीं होता है, ये वो किंक है, ये जो यहाँ पे दिखाया ना मैंने, ऐसा होता है, हालांकि बड़े ग्राफ हैं इसके, यार एक इलेक्ट्रॉन 10 जगह कैसे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, पर वो दिखा रहा है, वो दिखा रहा है यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन वेव बन चुका है, और कहीं पे क्या हो रही है डिफ्रैक्शन से, कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे बोलता फ्रिंजेस बन रही है, क्या बन रही है, ऐसे बोल सकते हो, पूरी इंटरफेरेंस, अरे तुम्हें फील आया नहीं आया, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम कैसे हो सकती है भाई, यहाँ तो मैक्सिमम होनी चाहिए, या तो ऐसा होता एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ पे जीरो आनी थी ना, यहाँ भी जीरो आनी थी ना, यहाँ भी जीरो आनी थी ना, एक ही जगह मैक्सिमम आनी थी ना, आना था ना, ऐसे ही होना था ना, पर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और फिर ब्रैग्स लॉ से भी देखा कि हाँ अगर ये इसको फॉलो कर रहा है और वैल्यू अगर बराबर आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अब वेव बन चुका है, इलेक्ट्रॉन अब वेव बन चुका है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आधी से ज्यादा इसकी वजह से पॉसिबल हो पाई है, सिखाऊंगा क्यों डेली लाइफ में, पर बहुत जगह इसकी वजह से पॉसिबल हो, ये इस एक वजह से पॉसिबल हो सकती है। क्या डेविसन जर्मर याद आया तुम्हें, डेविसन जर्मर क्या बताता है, क्या सिद्ध करता है, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर सिद्ध करता है, क्या करता है इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर सिद्ध करता है विद द हेल्प ऑफ ब्रैग्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। निकल पे ही क्यों किया गया, क्योंकि निकल की जो लेयर के बीच का डिस्टेंस है और जो लैम्डा है वो कंपेरेबल है, वो इलेक्ट्रॉन गन लगाई, इलेक्ट्रॉन को भेजा, निकल क्रिस्टल पे स्ट्राइक कराया, क्या कराया, और इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो हमने इसको घुमाया, हमने देखा यार इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहां मिली हमको 50 डिग्री पे और 54 वोल्ट पे, कितने पे, जबरदस्त कहानी थी, हमने बोला यार ठीक है, पर हमने देखा इंटेंसिटी पे किंक आया, इंटेंसिटी पे मतलब बढ़ गई एक जगह पे, जो कि होना, क्योंकि पार्टिकल नेचर में इंटेंसिटी एक जगह बड़ी होना कोई सेंस उसकी वो वेव नेचर शो करता है, कौन सा वेव नेचर, और हमने ऐसा भी देखा कि मान लो किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, तो यार एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही जगह जाएगा ना, तब भी उसने ऐसे ही पैटर्न शो किया, तो फिर हमने ब्रैग्स लॉ से देखा कि यहाँ पे यहाँ का जो रिजल्ट आ रहा है और वहां ये रिजल्ट कैसा है, ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है, कैसा, वो थ्योरेटिकल है, वो कैसा रिजल्ट है, वो तो थ्योरी दी ना यार, उसने बता दिया ऐसा होता है तो होता है, करके देख लेना, और इन्होंने करके दिखाया, और क्या आंसर बराबर बराबर ऑलमोस्ट मैच आया, तो मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, वेव, इलेक्ट्रॉन क्या है, सिंपल याद रखना,
54 वोल्ट 50 डिग्री, 54 वोल्ट और हालांकि एक्सपेरिमेंट 48 पे भी हुआ, 50 पे भी हुआ, सब पे हुआ। आपको इतना याद रखने की, ऐसे ग्राफ 3-4 हो रहे हैं, आपको ये ग्राफ रखो इनफ है आपके लिए। क्या क्लियर है? पक्का? अच्छा, थीटा अलग एंगल है, फाई अलग है। फाई एंगल है आने वाले और जाने वाले के बीच में, आया और गया, तो उनके बीच का एंगल क्या है बेटा? फाई। क्या है उनके बीच का एंगल? फाई। बताओ इसको। अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉन नेचर पहले भी हम बोर के पोस्टुलेट से बता सकते हैं? हाँ, हम बोर के पोस्टुलेट से, क्योंकि बोर ने बोला एनर्जी फिक्स है, और स्टैंडिंग वेव अगर उसने बनाई तो उसमें भी एनर्जी कैसी है? फिक्स है, तो हम वहां से भी इसको बता सकते हैं। तो थोड़ी बात करते हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट कैसे सुनना। क्या हमने रिजॉल्विंग पावर पढ़ा? क्या पढ़ा हमने? अगर रिजॉल्विंग पावर अगर आपको याद है, तो अगर हमने जो माइक्रोस्कोप की पढ़ी, किसकी पढ़ी? क्या वैल्यू होती थी? क्या d/1.22 लैम्डा? यार आप इतना याद रखो, रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा माइक्रोस्कोप के लिए होती है नहीं? अगर आप ध्यान से देखो तो लैम्डा जितना कम करोगे रिजॉल्विंग पावर क्या उतनी अच्छी हो जाएगी? अरे हमारी आंखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी? क्या 1 मिनट? 1 मिनट अगर उससे ज्यादा तो समझ में आता, तो फिर जो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं ना यार, तो फील कर, लैम्डा जितना कम रिजॉल्विंग पावर क्या उतनी जबरदस्त। पर फील कर, एक 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 वैल्यू से नीचे लैम्डा को कम नहीं कर सकते। क्यों यार? हमको दिखता क्या? क्या विबग्योर दिखता है हमको? क्या यहां जाते हैं तो क्या लैम्डा बढ़ता है? तो ध्यान से देख, होता कितना है ये? क्या 3800 अंगस्ट्रॉम से 7600 अंगस्ट्रॉम, या 3600 अंगस्ट्रॉम से 7600 अंगस्ट्रॉम, इतना ही होता है, या 78 से 76 ऐसे ही है। मतलब आप तो याद रखना 3800 अंगस्ट्रॉम से 7600 अंगस्ट्रॉम, ऐसे ही याद रखना, अप्रॉक्स इतना ही होता है, ठीक है ना बेटा? फील कर, कितना कम कर लेगा? 3800 कम कर लेगा, क्योंकि इससे कम किया तो कौन से रीजन में फॉल करेगा? देख, सबसे पहले क्या होता है? गामा। उसके बाद क्या होता है? आपको नहीं पता? फिर आप बोलते हो आपको पढ़ा, क्या पढ़ाऊं मैं आपको? गामा, एक्सरे, यूवी, विबग्योर, कुछ याद नहीं है? होता है नहीं? तो सबसे पहले क्या हुआ? गामा। क्या हुआ? उसके बाद क्या? एक्सरे। उसके बाद यूवी, फिर विजिबल। एक बात है, इससे कम आऊंगा तो कहां शिफ्ट करूंगा? यूवी में आऊंगा नहीं? क्या यूवी दिखती है हमको? यूवी दिखती है? नहीं दिखती ना। तो अगर कम करते करते इससे, क्या इससे कम कर सकता हूं मैं? क्योंकि इससे कम करूंगा तो जो भी चीज है वो क्या दिखाई देगी मेरे को? मैं तो बाल्मर सीरीज, मतलब मैं तो ये देख पाता हूँ ना विबग्योर। क्या एक्सरे देख सकते हैं हम? गधेड़ वाली बातें करते हो। यानी इसको मैं एक जगह से कम कर रहे हो तो रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की बढ़ा नहीं सकता ना। तो तभी आए हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या है? हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, पर प्रैक्टिकल बात है, सुनो ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अभी आया 80-85 के बीच में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करते? सुन, क्या लैम्डा इज इक्वल टू h/p, या ऐसे बोल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू, या जो लैम्डा निकाला वो क्या निकाला? हमने निकाला 12.27 बटे क्या √v एंगस्ट्रॉम। किसके लिए निकाला है? इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए निकाला? इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए निकाला? इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। बट फील कर, जो लैम्डा है, जो क्या लैम्डा इज इक्वल टू h/mv ऐसे भी दिया? अरे दिया नहीं दिया, तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ mv इज इक्वल टू h/λ। बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है? हम मानते हैं ना यार। तो उसकी वेवलेंथ चाहे जितनी मर्जी कम हो, क्या हम देख पाएंगे? इस गधेड़े वाली बात मत करो, सुनो। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा, कैसा? उसको, उसकी बात नहीं कर रहा मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसकी जो वेवलेंथ बनेगी कॉरेस्पॉन्डिंग, उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग, उसको बेटा उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फोकस कर सकते हैं और उसको हम देख सकते हैं। ऐसे गधेड़े वाली बातें कभी मत करो कि क्या 3800 एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी है ना यार, लाइट है, देख सकते हैं ना यार, तो क्या ये भी तो देख पाएंगे ना? पर ये इसके कंपैरिजन में क्या बहुत छोटी हो सकती है? ये इलेक्ट्रॉन की बात है। अगर फील कर लैम्डा बहुत छोटा, लैम्डा, तो क्या रिजॉल्विंग पावर बढ़ सकती है? तो इसकी रिजॉल्विंग पावर कम से कम 1,00,000 गुना बड़ी होती है सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तुम्हें आया नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? यानी अगर इसका यूज करेंगे तो 3800 एंगस्ट्रॉम से नीचे वैल्यू नहीं ले सकते, और इसका यूज करेंगे तो बहुत नीचे वैल्यू ले सकते हैं, और दिखाई भी देगी, क्योंकि पार्टिकल मानते हैं ना यार उसको, लाइट से कोई लेने देना। तो फील करना, जितना लैम्डा कम, रिजॉल्विंग पावर क्या उतनी जबरदस्त। तो रिवॉल्विंग पावर जितनी जबरदस्त, मैं बता रहा हूं 1,00,000 गुना ज्यादा कर सकते हैं। आप फील नहीं कर सकते। अरे जो स्टडीज हुई है ना लेटेस्ट, इसी के बलबूते पे हुई है। सोचो कितना जूम कर सकते हैं। सोचो, आप इमेजिन करो 1,00,000 गुना जूम करना है किसी चीज को। क्या फील आया तुम्हें? ये नहीं पता चला?
तुम्हें पता भी चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या 3800 एंगस्ट्रॉम से नीचे कर सकते हैं हम? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कौन सा रीजन में आएगा और दिखाई नहीं देगा ना कुछ भी। हमको तो बाल्मर सीरीज दिखती है यूवी वाली, पर अगर तू यहाँ पे देख, ये तो क्या है, पार्टिकल मानते हैं हम इसको। इसकी लैम्डा तो निकाल सकते हैं ना। अब इसकी लैम्डा बहुत कम कर दो। क्या कर दो? जितनी ज्यादा कम करते हो करते जाओ। क्या आरपी रिजल्ट पावर बढ़ती जाएगी? जबरदस्त इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया हमने, दिखाई भी दे रहा है, फोकस भी हो रहा है। इसको फोकस करने की, जैसे हम जब लाइट को फोकस करते हैं क्या लेंस लगाते हैं? यहाँ लगाते हैं मैग्नेटिक लेंस। क्या लगाते हैं? इससे देख ले थोड़ा सा, ये होता है, ये लगाते हैं मैग्नेटिक लेंस। क्या लगाते हैं? यहाँ पे होता है सोर्स। क्या होता है? सोर्स से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या निकलते हैं? फिर लगा देते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या लगाते हैं? क्या वेलोसिटी सिलेक्टर याद है? इलेक्ट्रॉन सीधा जाता है सीधे। अरे याद है, जब रेशियो बराबर करते हैं E/B, कुछ याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा यहाँ से सीधे कैसे, यहाँ पे रखा होता है हमने ऑब्जेक्ट। क्या रखा होता है? ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब ये ऑब्जेक्ट की क्या करता है बेटा? एक इमेज बनाता है, बड़ी इमेज। कैसी इमेज? यहाँ पे ये बनी इमेज। क्या बनी? इसको होता है फर्स्ट इमेज। क्या बोलते हैं? जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या इमेजें बनती है 2 बार, अरे उसके बाद लगाया होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे फिर मैग्नेटिक लेंस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? फिर मैग्नेटिक लेंस लगे होते हैं, और वो फिर इसकी क्या करते हैं? बड़ी इमेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसकी बड़ी इमेज बनाते हैं, और ये हमको दिखती है। अरे क्या थोड़ा थोड़ा फील आया? हालांकि आपके कोर्सेज में नहीं है, इसके भी आगे बहुत। इसके लिए इसको हम पहचानते कैसे हैं? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई होती है। क्या लगाई होती है? क्योंकि ये लाइट नहीं है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? तो जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा चमक लगाएगा जिंक सल्फाइड पे। क्या लगाएगा? स्पार्क लगाएगा थोड़ी सी। क्या क्लियर हो गया? थोड़ा बहुत समझ आया? थोड़ा बहुत, हालांकि अपने आप में बहुत पढ़ाई है ये। कईयों का जीवन व्यतीत हो गया मैटर वेव्स पढ़ते ही। H इज इक्वल टू लैम्डा बटे पी, कईयों को जिंदगी निकल गई है सिर्फ यही पढ़ते हैं। आपको उतना ही पढ़ना है, मैंने ज्यादा ही पढ़ाया आपको। आपको याद क्या क्या रखना है? पार्टिकल नेचर, ये नेचर, उसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू H/2m का अंडर रूट, वो याद रखना है। इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखो 12.27 डिवाइड बाय अंडर रूट वोल्ट, एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। रेशियो निकालना सीखो। उसके बाद प्रूफ कैसे करते हैं? बोहर के सेकंड पोस्टुलेट ने पहले ही बता, बेसिकली वो अपने आप में एक प्रूफ है कि इलेक्ट्रॉन क्या वेव, क्या है बेटा? वो स्टेशनरी वेव्स बनाता है जो कि कन्फाइंड रीजन में होती हैं, वो आगे पीछे जाती उसी जगह पे जाती हैं। और बोहर भी तो यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह घूमता है, तो दोनों की बात क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है? दूसरी बात हमको पता चली, डेविसन जर्मन ने, इन्होंने क्या किया? एक प्रैक्टिकल किया, एक क्या किया? निकल क्रिस्टल पे किया। किस पे किया? क्योंकि निकल क्रिस्टल और उसकी जो डायमेंशन है वो कैसी है? बराबर बराबर। कैसी है? तो जो किया एक्सपेरिमेंट, उसमें देखा गया कि इलेक्ट्रॉन अगर मैं सिंगल भी डाल रहा हूं तब भी वो इंटेंसिटी अपने नीचे शो कर रहा है, जो कि सेंस बनती या तो 0 होनी चाहिए, एक ही जगह पे हाई मिलना चाहिए। पर ऐसा देखा, देखो इंटेंसिटी देखना, जब हमने ग्राफ बनाया था, तो जब किंक आया तो ये देख, क्या ग्राफ ऐसा था? ऐसा था यार। ये देख इंटेंसिटी तो यहाँ भी है ना यार, बेशक मैक्सिमम एक जगह पे है, पर क्या यहाँ पे 0 है क्या? क्या यहाँ पे 0 है क्या? क्या यहाँ पे 0 है क्या? नहीं है ना 0। इसका मतलब अगर आप 54 वोल्ट से आप नीचे आते हो तब भी ग्राफ बिगड़ेगा, ऊपर जाते हो तब भी ग्राफ बिगड़ेगा। पर हमने देखा 54 वोल्ट पे 50 डिग्री पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि पार्टिकल नेचर सपोर्ट करता, पार्टिकल नेचर बोलता है इस, ये कोई सेंस बात की, ये तो वेव नेचर हो गया ना, ये तो कैसा नेचर हो गया? वेव नेचर हो गया। कैसा नेचर हो गया? और थोड़ी सी हमने ब्रैग्स लॉ की मदद ली, और ब्रैग्स लॉ किसके लिए था? बेसिकली एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए। किसके लिए? एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए। और डिफ्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब कंपेरेबल वेवलेंथ है। कैसी है? तो इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन गिराया, हमने देखा 2d sin थीटा इज इक्वल टू क्या? n लैम्डा। और वहां से हमने वैल्यूज पुट की, तो हमने देखा जो डी ब्रॉय ने जो हाइपोथेसिस दी थी, मतलब जो हवाई बातें की थी, वो क्या सत्य निकली? वो क्या निकली? सत्य निकली। इसके बाद 2-4 साल के बाद जीपी थॉमसन, जे थॉमसन के शायद बच्चे थे वो, उन्होंने भी आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट, सेम डायग्राम के साथ, आगे पीछे देख लेना। उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने भी क्या किया? और उन्होंने भी सेम प्रूफ किया, थोड़ा बहुत चेंज किया इसमें। क्या क्लियर है बात? समझ आया? थोड़ा थोड़ा ठीक है, जितना समझ आया उतना बड़ा है आपके लिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर।